मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि कल रात सहायक अध्यापक LT भर्ती का यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम कहें सीधी भर्ती की अगर हम बात करें तो उसमें आपके 1332 पदों पर 60% पदों को यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ओवरऑल देखें तो 1544 पद आपके सामने ये आए हुए हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज आपने देख ही लिया होगा, तो बहुत से बच्चों को एक चीज़ सामने, जो सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने आई थी कि भैया एक जो ये सिलेबस दिया गया है वो पूरी तरीके से इंग्लिश में दिया हुआ है, और दूसरा सिलेबस को देख के बहुत से बच्चे घबराए हुए हैं। बहुत ही व्यापक ये सब्जेक्ट जो सिलेबस दे दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि 50-50 नंबरों में ये विभाजित कर दिया है। 50 नंबर आपके सब्जेक्ट होंगे, 50 नंबर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ये होंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें क्या है दी हुई हैं। अब मैंने आप लोगों के कहने पर इसका हिंदी रूपांतरण किया हुआ है। कितनी यूनिटें दी गई, 5-6 यूनिटें जो दी गई हैं, उस यूनिटों को सिलसिलेवार तरीके से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता से संबंधित, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड CDP से संबंधित हम चर्चा करेंगे, और जो सामान्य तर्क संबंधित और सामान्य ज्ञान से संबंधित है तो उसकी मैंने प्रत्यक्ष तौर पर अलग वीडियो बनाई थी, आप उससे भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अगर आप इस को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सहायक अध्यापक LT का जो पदों में जो पहला जो भाग दिया गया है, कहें जो पहला पेपर जो आपका रहेगा शैक्षिक योग्यता या कहें CDP की जो रहेगी, वो सभी से जितने भी बच्चे LT की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, अब यूनिट पहला देख पा रहे होगे, यूनिट पहले में क्या चीज़ें दी गई है। यूनिट पहला आप देख पा रहे होगे, आप अपने उसे खोल लीजिएगा, क्योंकि उसमें इंग्लिश में दिया है तो मैंने इसे हिंदी रूपांतरण किया। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या अध्ययन करना है, शिक्षा और दर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम कहें पूरी फिलॉसफी इसके अंदर भर दी गई है। ये वाला जो मैं पोर्शन बता रहा हूँ ये पूरी फिलॉसफी पर आधारित है। ठीक है, ये दार्शनिकों पर संबंधित है, ये दार्शनिकवाद पर हम कहें तो बेसिकली ये इस पे संबंधित है। ठीक है, आपको अलग बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी किताब खरीदो, कौन सी, आपको एक किताब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब आपको क्या करना है, या तो ऑनलाइन या फिर आपको जो आपकी B.Ed की किताबें हैं, या फिर कहीं आप कॉलेज में जाइए, आप लाइब्रेरी में जाइए, तो वहाँ से आपको ये तमाम चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। और एक चीज़ ये वीडियो शुरू करने से पूर्व मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ करने जा रहा हूँ, वो भी Google Meet के माध्यम से। जो बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज शाम से हमारी क्लासेस प्रारंभ होने जा रही है। आप मुझसे 7055510737 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो हम यूनिट वार इसमें हम आगे को चलेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आपका जुलाई में ये पेपर आयोजित होने जा रहा है, तो उससे पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपका ये जो पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो है इसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, शिक्षा और दर्शन की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर शिक्षा और दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसके बीच का संबंधों की बात करें। शिक्षा और दर्शन में क्या अंतर है, शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि शिक्षा का मतलब वो सीखना होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दर्शन, उसका दर्शन हम किस प्रकार से करते हैं, तो उन दोनों के बीच का संबंध को कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है। और शिक्षा के विभिन्न दर्शनों का योगदान किस प्रकार से रहेगा, उसमें पहला जो चीज दिया गया प्रकृतिवाद, व्यवहारिकता और आदर्शवाद और यथार्थवाद, ये चीजें इसमें आएंगी। आपको प्रत्यक्ष तौर पर प्रकृतिवाद तो पढ़ना पड़ेगा। प्रकृतिवाद किसे कहते हैं, ठीक है, जो पूर्व का जो सिलेबस था वो सिलेबस से और ये सिलेबस को देखोगे तो पूरे धरती आसमान का फर्क है, पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब प्रकृतिवाद अगर की बात करते हैं तो उसमें व्यवहारिकता यह देखने को मिल रहा है, आदर्शवाद और यथार्थवाद और शैक्षिक विचारक और उनकी शैक्षिक अवधारणाओं की हम बात करेंगे। अब देखिए, जो दार्शनिक हैं, जो फिलोसफर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे अरस्तु शिक्षा के क्षेत्र में क्या उसकी क्या सोच है, वो किस प्रकार से उन चीज़ों से सोचता है, उसके विचार क्या है, उन विचारों पर हम कहीं ना कहीं आपको अब क्या करना पड़ेगा। एक किताब है पॉलिटिकल साइंस की, एक बेहतरीन किताब है, उसमें ये जितने भी यहाँ पे जो दार्शनिकवाद दिए हुए हैं, जितने भी ये आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उन सभी
का वहां पर पूरा तरीके से जिक्र है, एक बहुत शानदार तरीके से उसमें दिया गया है। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं वो किताब का आपको फोटो भेज दूंगा। देखिए यहाँ पर अरस्तु दिया है, प्लेटो दिया गया है, रूसो दिया है, डेवी, अरविंदो, गांधीवाद दिया गया है, विवेकानंद, टैगोर, गिज्जू भाई और सावित्री बाई फुले। शिक्षा के क्षेत्र में सावित्री बाई फुले की अगर हम बात करते हैं तो इनका क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अग्रणी स्थान रहा है। भारत की पहली शिक्षिका के रूप में हम इनको जानते हैं। बहुत से लोग इनसे नफरत भी करते हैं क्योंकि ये दलित समाज से आते हैं, तो इसलिए इनको भी अवॉइड करते हैं, इनकी जो पुण्यतिथि हैं उनको नहीं मनाते। मगर ये बहुत ही, अगर कहें बहुत चीज़ें हमें इससे सीखने को मिलता है, क्योंकि इनकी जो फिलॉसफी रही शिक्षा के क्षेत्र में, जिस प्रकार से इन्होंने एक ज्वलंत चीज़ को, महिलाओं को जिस प्रकार से शिक्षित करने का कार्य करा, तो कहीं ना कहीं इनकी जो फिलॉसफी है वो बहुत शानदार है। अगर हम विवेकानंद की बात करें, टैगोर की बात, रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत शानदार तरीके से शिक्षा के अंतर्गत, अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, वो चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और दार्शनिक भी थे, शिक्षा शास्त्री भी थे, आपके चित्रकार भी थे, कहीं ना कहीं एक लेखक के रूप में भी, साहित्यकार के रूप में भी वो थे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब इसमें देखिए, शिक्षा की अवधारणा किसे कहते हैं, शिक्षा की अवधारणा वास्तव में होती क्या है, उसका प्रशिक्षण, शिक्षण और शिक्षा, ये पूछा जाएगा। शिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षण क्या होता है, और शिक्षण किस प्रकार से किया जाता है, शिक्षण किस प्रकार से किया जाता है, शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है, तो वो चीजें आ जाती हैं। और शिक्षा के कार्य और एजेंसियां और शिक्षा के स्रोत क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखिए 21वीं सदी में शिक्षा के मुद्दे और चुनौतियां, 21वीं सदी जब आती है अभी हम 21वीं शताब्दी में ही रन कर रहे हैं, तो आज आप देख पा रहे हो कि शिक्षा की क्या ऐसी चुनौतियां हैं हमारे सामने, क्या ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो उन मुद्दों पर हम विवेचना करेंगे, वहां पर पूछा जा सकता है। जैसे आपको पता है NEP 2020 जो लाया गया था, वो शिक्षा को कहीं ना कहीं एक सुधारणीकरण उसको करने के लिए लाया गया था। शिक्षा में अलग अलग चीज़ों का प्रयोग, नई प्रयोग करने के लिए, अगर हम कहें शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए वो चीज़ें लाई गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शिक्षा में अवसर और उत्कृष्टता, ये अब शिक्षा के आधार पर कैसे अवसर प्राप्त होंगे, उसकी क्या विशेषता रहेगी, उत्कृष्टता का मतलब कौन शानदार प्रदर्शन करता है, ये तमाम चीजें, संस्कृतिकरण और क्या बहुभाषावाद, ये तमाम चीजें पूछी जाएंगी। अब देखिए यूनिट फर्स्ट की बता रहा हूँ, यूनिट फर्स्ट में कितने चीजें दी गई। अब भावात्मक चीजें पूछी जाएंगी, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षकों की भूमिका, ठीक है, समाज के निर्माण में, और समाज को एक समाज हो गया और राष्ट्र के निर्माण में उसको बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों की क्या भूमिका रही है, तो वो पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस भी आ गया है। यहाँ पर भारत की प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुत्व संपन्न, जो उसकी प्रस्तावना है, जिसमें अगर हम कहते हैं तो मिनी कुंजी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये तमाम चीजें उसके अंदर पूछी जा सकती हैं। ये क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, अब जब प्रस्तावना में जो चीज दी है, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक प्रस्ताव जो प्रावधान है, और वैश्वीकरण क्या है, निजीकरण किसे कहते हैं, सार्वभौमिकरण क्या है, और शिक्षा का आधुनिकीकरण क्या है। देखिए हम जो पढ़ेंगे उसको हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को मैं पहले पूरी तरीके से समझाऊंगा। प्रस्तावना की बात क्या है, आपकी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब क्या है, अगर मैं आपकी स्वतंत्रता आपसे छीन लूं तो आप किस प्रकार से रहोगे, तो न्याय, सभी को समान न्याय, चाहे वो राजा हो या रंक हो या भिखारी हो, किसी को भी एक संविधान के उस दायरे में सभी को समान दृष्टिकोण से देखा, समानता, सभी को एक नजरिए से देखा, बंधुत्व की भावना, एक दूसरे से प्रेम की भावना, ये जो संवैधानिक जो प्रावधान है तो उसके अंदर, ठीक है, ये तमाम चीजें हैं। और शिक्षा और समाजशास्त्र, ये दो किस प्रकार से चीजों को आपस में एक दूसरे से समन्वय करके चलते हैं, ठीक है, ये चीजें पूछी जाए। एक निवेश के रूप में शिक्षा के बारे में पूछा जाएगा, और एक एजेंट के रूप में स्कूल सामाजिक परिवर्तन है,
ठीक है। एक एजेंट के रूप में, जैसे हम प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो वो क्या है, एक तरीके से एजेंट के रूप में स्कूल में सामाजिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो एक समाज सुधारक के रूप में शिक्षक किस प्रकार से अपनी भूमिकाओं को क्या करता है, सुचारू रूप से क्रियान्वित करता है। और भारतीय ज्ञान प्रणाली किसे सिखाता है, जैसे हम अगर हम कहें प्राचीन हमारी जो पद्धति रही है, ठीक है, वैदिक काल से रहे हैं, अभी वैदिक काल से लेकर अगर हम 21वीं शताब्दी की बात करें तो तमाम चीजें इसके अंदर पूछी जाती है। और यहाँ पर देखिए मूल्यवर्धन में पाठ्यक्रम, शिक्षक और स्कूल, परिवार और क्या समुदाय की भूमिका और पर्यावरण शिक्षा। देखिए इसमें जो पूछा जाता है तो आपका एक पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ठीक है, शिक्षक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्कूल कैसा है, आपका परिवार किस प्रकार, और समुदाय मतलब जिस क्षेत्र में आप रहते हो आसपास का जितना भी एरिया है उसकी बात, उसकी भूमिका किस प्रकार से शिक्षा में सर्वांगीण विकास के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हम कहें पर्यावरण शिक्षा, आज के डेट में अगर हम शिक्षा को ज़्यादा महत्व ना देकर अगर हम बात करें तो पर्यावरण शिक्षा को अगर ज़्यादा महत्व दें तो कहीं ना कहीं मानव की जो प्रजाति है वो लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकती है। सरवाइव करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें भोजन चाहिए। भोजन कहाँ से मिल रहा है, पर्यावरण से लिए। तो पर्यावरण एज ए चीज अगर मैं कहूँ तो एज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आप ये देखोगे पर्यावरण शिक्षा क्या है। पर्यावरण को हमें अगर हमें देखना है कि हमारे उर्वरकता कैसी बढ़ानी है, हमारे अगर पूरे पृथ्वी में अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसको किस प्रकार से रोका जाए। अगर हम कहें पॉलीथीन का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो अगर कहें गर्मी हो रही है, तमाम चीज़ें समय पर बारिश नहीं हो रही, पेड़ पौधों पर अगर कहें ज़्यादा जहरीली हवा है, हमें पेड़ पौधों को लगानी चाहिए। तमाम चीज़ें पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। और पर्यावरण शिक्षा से अगर बात करूं तो इससे भी संबंधित मेरे पास काफ़ी नोट्स पड़े हैं, चाहे आप जो भी मैं अभी आप दिखा रहा हूं तो प्रत्यक्ष तौर पे मेरे पास नोट्स भी पड़े हैं। तो मैं इन नोट्सों का हम जो प्रयोग कहाँ करेंगे, जिसमें ऑनलाइन क्लास चलेगी तो वहाँ पर यहाँ पर आप ज्वाइन होएगा, क्योंकि गूगल मीट के माध्यम से चलाएंगे तो अधिक से अधिक लोग आप उसमें ज्वाइन कीजिए, तो कहीं ना कहीं आप घर बैठकर उन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं बाहर कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पहली यूनिट इतनी है, देखिए पहली यूनिट में कितना पढ़ना है। इस बार आपका भावसागर दिया गया, भावसागर में कहीं से भी कहीं पे कुछ भी पूछा जाए। अब देखिए यहाँ पर आगे आप देखिए ये CDP का है, ये आपका जो अभी ये पूरा जो मैंने आपको ये बताया था, ये आपका क्या है, यूनिट पहला है। इसमें पूरी फिलॉसफी दी हुई है, ठीक है, फिलॉसफी इसमें पूरी तरीके से क्या दी गई, फिलॉसफी दी गई है। तो फिलॉसफी जिस प्रकार से दी गई है तो उसके बाद यूनिट दूसरी आती है, तो यूनिट दूसरी में आप देखोगे अब यहाँ पर क्या है, CDP को दिया गया है। अब CDP जब दी हुई है तो CDP किस प्रकार से रहेगी उसको देखे थे। अब यहाँ पर बालक का विकास, अब बाल विकास क्या है, अब बाल विकास का बालक का ही तो विकास की बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से बालक बौद्धिक विकास कर सकते हैं। व्यक्तित्व की अगर हम बात करते हैं, किस प्रकार से व्यक्तित्व का जो प्रकार हैं, उसके सिद्धांत हैं, व्यक्तित्व का विकास में शिक्षकों की क्या भूमिका रही है, ये है। अब बुद्धि, अगर मैं कहूँ ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो अनुमम, यहाँ की जो चीज़ें दी हुई हैं अनुमम, मेरे पास उन सभी के नोट्स बनाए पड़े हैं, ठीक है। अगर मैं बुद्धि से संबंधित कहूँ तो बुद्धि से संबंधित मेरे पास भतेरुम क्या है, नोट्स खुद पढ़े हैं, बनाए हुए हैं। अवधारणा किसे कहते हैं, सिद्धांत और मापन। माप क्या है, योग्यता का माप, किस प्रकार से आप किसी की योग्यता को मापने का आपका स्केल क्या है, किस प्रकार की योग्यता नर से, योग्यता और दृष्टिकोण के बीच का अंतर किस प्रकार से आप डिफाइन करोगे, भैया वो योग्य व्यक्ति है, उसके बीच का दृष्टिकोण को किस प्रकार से अंतर करोगे। अब जब हम अधिगम की बात करते हैं, यहाँ पर सीखना, सीखना क्या है, शिक्षा क्या होता है, जीवन पर चलने वाली एक घटना है जिसमें हम सीखने की क्रिया है। अवधारणा सिद्धांत है, ठीक है। पावलोवल, आप प्लागेट, रिस्कन या थॉर्नडाइक, जो भी ये दिए गए हैं, जो ये दार्शनिक हैं, इन दार्शनिकों की क्या महत्वता है, इन दार्शनिकों के प्रत्यक्ष इनकी अवधारणा सीखने के अधिगम में इनकी अवधारणा का कितना महत्व है, ठीक है। अब रिस्कन हो गए या थॉर्नडाइक का जो नियम है, तो ये क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। और क्या दिया गया है, उनके शैक्षिक निहितार्थ या प्रेरणा प्रकार और शैक्षिक और निहितार्थ, ये तमाम चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अच्छे मस्तिष्क स्वस्थ मस्तिष्क का मापदंड क्या होता है। एक स्वस्थ, जब एक स्वस्थ इंसान की बात करते हैं तो वो स्वस्थ और एक अस्वस्थ व्यक्ति में क्या फर्क होगा, तो उसी प्रकार से एक स्वच्छ मस्तिष्क की हम बात करते हैं, ठीक है। स्वस्थ मस्तिष्क की बात करें जो तंदुरुस्त है, ठीक है, एकदम साफ सुथरा है, तो वो बात। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के मापदंड क्या होते हैं, छात्र, अब यहाँ पर देखो छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में शिक्षक की भूमिका
क्या होनी चाहिए, शिक्षक किस प्रकार से एक छात्र के मनोवैज्ञानिक क्या कहें उसके स्वास्थ्य को, ये उसके मस्तिष्क को किस प्रकार से स्वस्थ बनाए रखने में अपनी क्या भूमिका निभाता है, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाए। और बेहतर स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग और फिट इंडिया मूवमेंट है। देखिए जो फिट इंडिया मूवमेंट है, अगर योग की बात करें, ये दो चीजें नई जुड़ी हैं जो वर्तमान समय में। अगर फिट इंडिया मूवमेंट कब चला, जब आपके प्रधानमंत्री मोदी जब 2015, 2016, 17 में ये मूवमेंट चला था और योगा भी ये चला था, तो कहीं ना कहीं इससे छात्र का किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक विकास होता था, उसका सर्वांगीण विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा खेलो इंडिया खेलो भी आया है। अब देखिए मार्गदर्शन और परामर्श गुण क्या होते हैं। एक अच्छे परामर्श दाता और परामर्शकर्ता और दाता में, और साथ ही अगर तनाव प्रबंधन के रूप में शिक्षकों की भूमिका किस प्रकार से रहेगी, ये तमाम चीजें। रचनात्मक और उसका पोषण की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार से चीजें होती है, शैक्षिक माप और उसके क्षेत्र की बात करें, परीक्षण निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, ये तमाम चीजें। और शिक्षण निर्मित, ठीक है, निर्मित और मानकीकृत परीक्षण पूछा जाएगा। और मैं अभी आपको यहाँ पर विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आपको अभी वैसे बता दें, जब क्लास लेंगे तो वहाँ पर आप जुड़िएगा तो वहाँ पर आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। परीक्षणों का उपयोग सशक्त और व्यापक मूल्यांकन कैसे किया जाए, CCE समायोजन और उसके क्षेत्र या मामला शिक्षा का अध्ययन या नाटक या कला के क्षेत्र में ये तमाम चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए ये क्या है आपका यूनिट दूसरा। अब जब हम यूनिट तीसरी की बात करते हैं तो यूनिट तीसरी जो है अगर मैं कहूँ तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी और उसके प्रकारों के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। अब शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का किस प्रकार से प्रयोग होना चाहिए, किस प्रकार से प्रकार है। देखिए हम सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर एक तरीके से आप कंप्यूटर से संबंधित ये तमाम चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, उसका सिस्टम का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाए, हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किया जाए, सिस्टम क्या है, तो ये पूछी जाती है, कोडिंग क्या है, ये तमाम चीज़ें। अब हम शिक्षण के चरणों के बारे में बात करें, शिक्षण के कितने चरण होते हैं, शिक्षण के चरण स्तर, एक तो चरण होते हैं, स्तर होते हैं, शिक्षण के सिद्धांतों का क्या होता है, शिक्षण के मॉडल क्या होता है, शिक्षण और सीखने की योजना क्या होती है, आयोजन, नेतृत्व और नियंत्रण, ओवर हैंड प्रोसेसर, ये कंप्यूटर सहायता से प्राप्त शिक्षण, ईमेल, इंटरनेट। देखिए हम जिस जो आधुनिक गैजेटों को आज हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें जो हम एक बेसिकली अगर हम देखें अपने दैनिक जीवन में, आज हम किताबों से ज़्यादा निर्भर आपके क्या हो गए, इंटरनेट पे हो गए हैं या कहें मोबाइल से हो गए हैं। हमें कुछ किताब पढ़ना है या हमें कोई टॉपिक सर्च करना है, किताबें ना खोलते हुए नेट को ओपन करते हैं तो तुरंत चीज़ें हमें मिल जाती, ठीक है। हम किसी चीज़ को अगर पत्र भी नहीं भेजते हैं तो आज हम उसको क्या कहते हैं, ईमेल कर देते हैं। तो कंप्यूटर की सहायता से किस प्रकार से हम शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षण कार्य कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से, इंटरनेट या वेबसाइट के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसिंग से, या ई लाइब्रेरी जो होता है, ई रीडिंग होता है, या ब्लॉग, या किस चीज़ का प्रयोग होता है। आपने आजकल देखा होगा ई लाइब्रेरी हो गया, या आपने देखा होगा टेलीग्राम जितने भी होते हैं उनमें हम किस प्रकार से शिक्षणों का प्रयोग कर सकते हैं। और प्रशिक्षण और सीखने में नवाचार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT, ठीक है। प्रभावी शिक्षण, अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाना, और शिक्षक के व्यवहार की बात करते हैं, व्यवहार में किस प्रकार से संशोधन होता है, सूक्ष्म शिक्षण, ये जो तमाम चीज़ें आप देख पा रहे हो, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, ये ठीक है, ये तमाम किस प्रकार से ये तमाम चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए यहाँ पर आप इसके स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कक्षा में इंटरनेट का विश्लेषण किया है, ICT में किस प्रकार से पाठ तैयारी की जाती है, पाठ योजना, सिखाने के बिंदुओं का प्रदर्शन, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण कार्य की अगर हम बात करें किस प्रकार से चीज़ें। देखिए जिस प्रकार से कोरोना काल आया था तो हमने कोरोना काल में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से हम क्रियाएँ संपन्न करी या क्लासेज अटेंड करी, तो वो तमाम चीज़ें पूछी जाएगी। ऑनलाइन कार्य का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, परीक्षा किस प्रकार से, मानव संसाधनों का उचित किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ये तमाम चीज़ें आपके यूनिट दूसरी में पूछी गई। और तैयारी और उपयोग, PPT के माध्यम MOOC, ई सामग्री, ई असाइनमेंट, कक्षा के लिए किस प्रकार से सोशल नेटवर्क और ई रिकॉर्डिंग या मुक्त शिक्षा संसाधन, या शिक्षार्थियों के लिए वेब
2.0 टूल्स का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, पूरा ये इंटरनेट से संबंधित है, कहें कंप्यूटर वाइज या कहें आधुनिक जो नवीन तकनीकी शिक्षा की अगर हम बात करें, तकनीकी शिक्षा से संबंधित ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, शिक्षण किसे कहते हैं? शिक्षा सीखने और मूल्यांकन के लिए ICT उपकरणों का किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, वो पूछा जाता है। और शिक्षण सीखना सामग्री, ठीक है, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल, ठीक है, हम देखने और सुनने वाली कहें तो ये एड सेट की भूमिका, ज्ञान प्रदर्शन, प्रतिज्ञा, डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश और शिक्षार्थी की गति के साथ सीखने की दक्षता और शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी में नवीनतम ज्ञान का किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रुझान या कहें या स्कूल में इंटर्नशिप या संबंधित जितने पहलू क्रियात्मक विधि या कौशल रणनीति से संबंधित कोई भी चीज़ यहाँ पूछी जा सकती है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि यूनिट चौथी की अगर हम बात करते हैं, जो यूनिट चौथी इसमें दी हुई है, तो यूनिट चौथी को आप देखिए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक या पिछड़े वर्गों को संस्कृति और भाषाई रूप से विधित जेंडर या लड़कियों, ये तमाम चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी कि अनुसूचित जनजाति से जाति से पूछा जा सकता है, अल्पसंख्यक के पिछड़े वर्गों के बारे में पूछा जाता है, पिछड़े वर्ग के आयु के बारे में पूछा जाता है, इनके रेशियो के बारे में पूछा जाता है, किसी भी राज्य के बारे में पूछा जा सकता है, ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं, लड़कियों आदि सहित प्रतिभागी इसमें कितना रहता है, अपराध की श्रेणी क्या है, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा का किस प्रकार से मुद्दा है, लैंगिक मुद्दे, लैंगिक समानता, लैंगिक दोषारोपण किसे कहते हैं, स्कूल में लैंगिक रूढ़िवादिता और यदि उत्पीड़न होता है और उसकी सुरक्षा उपाय के लिए किस प्रकार से तमाम चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में विशेषकर देखें, उत्तराखंड में लड़कियों की शिक्षा का अवलोकन किस प्रकार से किया जाता है, विकलांगता के लिए शैक्षिक प्रावधान और शैक्षणिक हस्तक्षेप। देखिए यहाँ पर अगर हम कहें अनाथ बच्चों के लिए भी 5% क्या कहते हैं आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। विशेष शिक्षा का अवधारणा की बात करते हैं, मुद्दे क्या होते हैं, प्रथाएं क्या होती है, एकीकरण शिक्षा और समावेशी शिक्षा, विकलांगता क्या है, प्रकार और उसका कारण क्या है, विकलांगता का प्रकार क्या है, कारण क्या है, पाठ्यक्रम कक्षा का ढांचागत क्या होता है, अनुकूल क्या होता है, समुदाय भागीदारी, ये तमाम चीज़ें देख पा रहे हैं। समुदाय भागीदारी और समानता और गुणवत्ता का मुद्दा या बाधाएं या सुविधाएं की बात करते हैं तो विधित समूह की शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो मैंने अभी बात करें NEP 2020 की अगर बात करते हैं, ये तमाम चीज़ें दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो यूनिट 5वीं है, ये यूनिट 5वीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सर्वाधिक नंबर खींच सकते हैं तो यहीं से खींच सकते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है विशेषकर यहाँ पे विद्यालय प्रशासन किस प्रकार से, विद्यालय का प्रशासन किस प्रकार है, उसकी संरचना किस प्रकार से, विशेष उत्तराखंड सहित योजनाएं, उत्तराखंड में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, 43/128 स्कूल प्रबंधन का नेतृत्व प्रिंसिपल और शिक्षक की भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए, तो उससे संबंधित ये तमाम चीज़ें, और निर्णय लेने की क्षमता कैसी होनी चाहिए, योजना पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए, नियंत्रण करना और अनुशासन परीक्षण, शिक्षण अधिगम की बाधाएं किस प्रकार से, अधिगम की बाधाएं और उसकी समाधान किस प्रकार से, शिक्षा में मानव संसाधन प्रबंधन किस प्रकार से होना चाहिए। ये अब मानव संसाधन प्रबंधन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सभी आयोग या कहें सभी चीज़ें दी गई हैं। देखिए यहाँ पे विश्वविद्यालय आयोग दिया गया, UGC दिया गया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ये दिया गया है, भारतीय पुनर्वास परिषद RCE, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के 2 के कार्यों की अगर हम बात करते हैं, और प्रशिक्षण NCTER को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसके दो कार्य हैं, और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की बात यहाँ पर हम प्रत्यक्ष तौर पर पढ़ेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन की नवोदय विद्यालय संगठन की बात करते हैं, कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय की बात करते हैं, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट हैं वहाँ पर सुविधाएं प्रदान किस प्रकार से ये क्रियान्वित होते हैं, और शिक्षा से मुद्दों से संबंधित शैक्षिक सहायता या जवाबदेही और शिक्षक अनुपस्थिति की अगर हम बात करें तमाम चीज़ें। अब यहाँ पर मैंने जो ये नोट दिया ये बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1958 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, संशोधित EPI जो हमारे अगर हम बात करें, ये जो शिक्षा नीति में जो संशोधन हुए ना समय समय पर, उसके बारे में यहाँ पर पूरी तरीके से दिया हुआ है, तो आपको ये पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इसके नोट से चाहिए, ये इसके नोट से सारे मेरे पास उपलब्ध हैं। ठीक है, देखिए मुदा
मुद्रालय आयोग या कोठारी आयोग या ज्ञान राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या न्याय मूर्ति वर्मा आयोग या सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा अभियान का महत्व क्या है, ये तमाम चीज़ें आपके इस कोर्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये पूरा मैंने पाठ्यक्रम आपके सामने रख दिया है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश में था तो मैंने इसको हिंदी कन्वर्ट करके आपके सामने मैंने ये रखा। तो आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को आप चेकआउट तो करते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इतनी मेहनत में अगर आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो प्लीज़ आपका कर्तव्य बनता है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी साझा करें। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेज पढ़ना चाहते हैं तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।